स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्यों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और किस प्रकार से आपको प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में पंजीयन संख्या पंजीयन वर्ष इस सभी के साथ दोस्तों आपको क्वेश्चन दिखाने वाले किस प्रकार से जेक बोर्ड में पूछा। तो चलिए वीडियो पर अंत तक बन रहे और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। चलिए यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको पंजीयन संख्या भरना है। ठीक है, पंजीयन संख्या कहाँ मिलेगा? तो पंजीयन संख्या कहीं और नहीं बल्कि आपके एडमिट कार्ड में मिलेगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एडमिट कार्ड है एक, यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि पंजीयन संख्या लिखा है, यहाँ पर पंजीयन संख्या हम लोग लिख देंगे। पंजीयन संख्या यहाँ पर इसका था दोस्तों, हम लोग लिखते हैं क्या था तो 23,004। ठीक है, 00596 और 21 आपके एडमिट कार्ड में जो पंजीयन संख्या रहेगा वही भरेगा। ये ना कि यही वीडियो देखकर यहाँ पर जो पंजीयन संख्या ये भर दीजिएगा, फिर आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पंजीयन वर्ष, तो पंजीयन वर्ष इसका है दोस्तों कितना है 2021, आपका किस वर्ष में है ठीक है वो लिख दीजिएगा। रोल कोड दोस्तों इसका रोल कोड है कितना है तो देखिए रोल कोड और यहाँ पर रोल नंबर दोस्तों आपको साथ में ही दिया होगा। ठीक है, कहाँ पर दिया सर जी? देखिए यहाँ पर ये रोल कोड है और ये रोल नंबर है। ठीक है, तो इसका जो रोल कोड है दोस्तों ये 23,004 है और रोल नंबर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर देखिए इसका रोल नंबर कितना है। ठीक है, रोल नंबर में यहाँ पर है इसका 006 है। ठीक है, चलिए इतना दोस्तों हम लोग भर लिए। अब बाकी जो नेक्स्ट है लिपि दोस्तों सबका बराबर होता है। ठीक है, लिपि में आपको भी भरना वही है जो यहाँ पर भर है। ठीक है, क्या भरना है तो देवनागरी भरना है। ठीक है, देवनागरी आपको भी लिपि में भर लेना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों तिथि, तो तिथि में क्या भरिएगा तो जो आपका सोशल साइंस का जब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा तो सीधा देखिए 20 मार्च 2023 को आपका एग्जाम हो रहा है। तो क्या लिखना 20 तीसरा महीना और 2023 और इस तरह से आपका जो प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका जो पहला जो पेज है ये समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत हो रहा है दोस्तों कमेंट कीजिएगा और अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले बोलता है अति लघु तरीय प्रश्न। ये क्या है तो अति लघु तरीय में दोस्तों आपको टोटल 7 गो प्रश्न पूछेगा। ठीक है, 5 को आप सही जवाब दे दीजिएगा और आपको 10 नंबर मिल जाएगा। कहां मिलेगा तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में मिलेगा। ठीक है, पहला प्रश्न कहता है दोस्तों क्या कहता है रिंडर पेस्ट से आप क्या तात्पर्य है? रिंडर पेस्ट से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। ठीक है, कितना देना है दोस्तों आपको इसको एक लाइन में दीजिए। ठीक है, आपका जो आंसर मिल जाएगा और आपको फुल में फुल यानी कि 2 में 2 नंबर आपको एक सब पर एक प्रश्न में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए रिंडर पेस्ट क्या है दोस्तों तो रिंडर पेस्ट जानवरों की एक बीमारी का नाम है। ठीक है, रिंडर पेस्ट जानवरों की एक बीमारी का नाम है या दोस्तों जानवरों की जगह पशु यहाँ पर पशु रोग भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिंडर पेस्ट पशु रोग है। ठीक है, इस प्रकार से लिख दे से कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर यही लिखा हुआ यही लिख दीजिएगा फुल में फुल यानी 2 में 2 नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न कहता है क्या कहता है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई? देखिए उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ। अगर दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों एक वीडियो का एक लाइक जरूर कर लीजिए दोस्तों और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर कहता है क्या कहता है कि घरों में उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। ठीक है, घरों में उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। देखिए उत्तर में जगह कोयला, एलपीजी, लकड़ी और उपले, ये दोनों ये आपका जो है दोस्तों घरों में इसका उपयोग आप करते हैं और ये आपका जो क्या है संसाधनों का नाम है ऊर्जा संसाधन। ठीक है, कोयला से भी ऊर्जा निकलता है, एलपीजी से भी निकलता है, लकड़ी से भी निकलता है, ओलपे दोस्तों कहते हैं हम लोग गोईठा को। ठीक है, चलिए तो इस तरह से समझिए 3 नंबर तक। हम चलिए 4 नंबर बढ़ते हैं और जो लाइक नहीं किया दोस्तों ये काम आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही जरूरी है तो लाइक कर लीजिए दोस्तों। इतना मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है? देखिए उत्तर में क्या लिखना 28 दिसंबर 1885 में हुई। क्या हुई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहां पर अगर इतना आप जोड़ भी सकते। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में हुई और इसके संस्थापक M.O. ह्यूम थे। इसके संस्थापक M.O. ह्यूम थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर। क्या कहता है 5 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों क्या कहता है
कि लोकतंत्र की कोई दो चुनौतियों को लिखे, लोकतंत्र की कोई दो चुनौतियों को लिखे, और 2 नंबर इस प्रश्न में पक्का। देखिए लोकतंत्र की कोई दो प्रमुख चुनौतियां क्या है दोस्तों, जनसंख्या में वृद्धि, पहला जनसंख्या में वृद्धि, और दूसरा इसका हो जाएगा अशिक्षा। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण क्या होता है, लोकतंत्र की जो है चुनौतियां ये बढ़ जाता है, सामना करना बढ़ जाता है, और अशिक्षा के कारण दोस्तों क्या होता है, लोकतंत्र का महत्व जनता नहीं समझ पाता है। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि मुद्रा को परिभाषित करें। मुद्रा क्या है दोस्तों, इसको आपको बताना। मुद्रा आखिर के वास्तव में है क्या। देखिए मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिसे दैनिक जीवन में क्या होता है, क्रय विक्रय की क्रिया होती है। मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिसमें दैनिक जीवन में क्रय विक्रय की क्रिया होती है। आखिर आपके पास मुद्रा नहीं होता था, क्या आप दैनिक जीवन में जो क्रय विक्रय कर सकते हैं, किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं? नहीं सर, बिना मुद्रा के हम किसी वस्तु को ना खरीद सकते ना ही बेच सकते। तो इसलिए दोस्तों मुद्रा का होना आवश्यक है ताकि आपके दैनिक जीवन में होने वाले आवश्यकताओं कामों को सुलझाती है अच्छा तरीका से, और आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी का साथ हैं हम, तो क्या डरना है। और दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जो वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक, और जो चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को एक शेयर जरूर से जरूर कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, अगर जहां भी ग्रुप में दोस्तों आपके दोस्त है उनको जरूर शेयर कीजिए। 7 नंबर का था उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। उदारीकरण का मतलब क्या होता है, देखिए उदारीकरण का मतलब ही दोस्तों यानी कि अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास में क्या मिले, बढ़ावा मिले। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास में क्या मिले, तो बढ़ावा मिले। इसी को कहते हैं दोस्तों हम लोग उदारीकरण। और यह प्रश्न दोस्तों 7 गो प्रश्न आपका समाप्त हुआ, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न था, जिसमें से 5 गो का केवल उत्तर देना था। आप समझ लिया, जिसको उत्तर देना आप दे दीजिएगा। ठीक है, और 10 नंबर आपको पक्का था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या फंडा है, तो लघु उत्तरीय में भी दोस्तों आपको टोटल प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक का पूछेगा, जिसमें से 7 गो प्रश्न रहेगा, 5 गो का उत्तर देना, प्रत्येक प्रश्न का मान 3 नंबर रहेगा, यानी कि 15 नंबर लघुत्तरीय प्रश्न में रहने वाला है। चलिए 8 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है सर, प्रश्न कहता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, देखिए उत्तर, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण। विभिन्न देशों के बीच जो परस्पर और एकीकरण की प्रक्रिया है दोस्तों, उसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं, यानी कि तालमेल को। ठीक है, और वैश्वीकरण के आज क्या है, वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं तकनीकों का हो रहा है, श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। वैश्वीकरण के कारण ही आप जो है क्या हो रहा है, तो ये विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सारे देश से चीन, जापान, अमेरिका, भारत, ये क्या कर रहा है, अपने वस्तुओं और सेवाओं को आदान प्रदान कर रहा है। ठीक है, वो उसको दे रहा है तो वहां से वो माल ला रहा है, जिसके कारण जो है निर्यात अच्छा से हो रहा है, और सभी देश में सुखद और समृद्ध जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान भूख इसको छुड़ा के, ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ा के, चलिए, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में तो खाने के लिए मोहताज है आटे का। ठीक है, और हमारे भारत में इतना आटा है कि क्या हम लोग आसानी से रोटी खा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, क्या कहता है कि ब्रिटेन की जो महिलाएं हैं, ठीक है, कामगारों ने जो नेम है दोस्तों स्पिनिंग जेनी मशीन का नाम क्या है, स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किया। ब्रिटेन की महिलाएं ने, कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो मशीन है ये क्या होता है, तो ये इंसानों का जो रोजगार उसको छीन लेता है। अगर मशीन आ जाता है कहीं पर, कहीं कारखाने या कहीं औद्योगिक क्षेत्र में, तो दोस्तों जहां का मजदूर है उनका जो रोजगार ये छीन लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उन्हें डर रहता है बेरोजगारी का। वही लिखा गया कि बेरोजगारी से भय से महिलाएं नए प्रौद्योगिकी का विरोध करते थे। स्पेनिश जनरेशन के आने से उन्हें अपना रोजगार क्या छीन जाने का भय सता रहा था, इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पेनिश जनरेशन के पे क्या होगा, हमला किया। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, अगर सिंपल भाषा में हम लोग समझे तो ब्रिटेन की जो महिलाएं कामगारों, नाम है मशीन का स्पेनिश जेन मशीन, ठीक है, स्पेनिश जेन मशीन का इसलिए विरोध करती थी क्योंकि उन्हें यहाँ पर क्या था, भय था, या बोल सकते हैं डर था कि उनका जो रोजगार जो है छीन ना लिया जाए। ठीक है, इस तरह से दोस्तों उत्तर को लिखना है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 नंबर की ओर, ठीक है, 10 नंबर की ओर। ठीक है, 10 नंबर क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। तो 10 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या कहता है, देखिए कि भारत के खाद्य फसल का नाम बताया। भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताना है और उसे उगने के लिए दोस्तों दो आवश्यक भौगोलिक दशाओं को वर्णन करना है। चलिए देखते हैं कि भारत के एक ऐसे कौन से खाद्य फसल है। ठीक है, देखिए चावल दोस्तों भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल, जो कि आप दैनिक जीवन में रोजाना चावल का
क्या करते हैं, सेवन करते हैं। ठीक है, तो चावल दोस्तों ये भारत का एक प्रमुख खाद्य फसल है और इसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है, जिसे हम लोग नीचे लिखे हैं। क्या क्या है, तो पहला कारण है कि उष्ण और आर्द्र जलवायु होना चाहिए। जहां पर धान की खेती हो, जहां पर धान यानी कि चावल की खेती हो, वहां पर उष्ण और आर्द्र जलवायु को होना आवश्यक है। समतल भूमि होनी चाहिए, किसके लिए, धान की खेती के लिए समतल भूमि होनी चाहिए, ताकि ज्यादा दिनों तक क्या पानी इकट्ठा रहे, ताकि दोस्तों ज्यादा दिनों तक पानी इकट्ठा रहे। और जानते हैं आपकी धान में दोस्तों पानी जो है अधिक मात्रा में रहता है, पानी नहीं रहेगा तो दोस्तों आपका जो धान ये क्या होगा, गल जाता है, यानी सूख जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है 11 नंबर, क्या कहता है, राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, देखिए, लोगों का एक ऐसा संगठित समूह, लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से क्या कहता है, कार्य करता है, काम करता है, उसे ही हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। यानी कि लोगों का बहुत सारा संगठित समूह, एकजुट मिला हुआ समूह जो क्या करता है, राजनीतिक सत्ता को हासिल करता है और क्या करता है दोस्तों, चुनाव लड़ता है, इसी को हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। और प्रत्येक हर एक राजनीतिक दल का क्या होता है, कुछ नीति और सिद्धांत होता है। इस प्रकार से उत्तर लिखिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है 12 नंबर का प्रश्न, देखिए, तो 12 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायित्व शासन है। लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायित्व शासन है, आपको बताना। देखिए, लोकतंत्र में जनता खुद अपने सरकार का चुनाव करती है, इस प्रकार वह जनता के प्रति क्या होता है, जवाबदेह और उत्तरदायित्व। क्या आपके जो पिताजी हैं ये खुद चुनाव करते हैं सरकार का? जी हाँ सर, क्योंकि मेरे पिताजी का उम्र 18 वर्ष हो गया और जब मेरा भी 18 प्लस हो जाएगा तो मैं भी अपना वोट देने का अधिकार अच्छे सरकार को दूंगा। देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता खुद को अपना सरकार चुनती है और जिस कारण क्या होता है, जो सरकार है उसके प्रति क्या होता है, जवाबदेह और उत्तरदायित्व होता है। लोकतंत्र में जनता सरकार के कार्यों की जानकारी लेता है, सही बात है, और विरोधी दल की आलोचना करता है, जिससे क्या होता है, इस प्रकार लोकतंत्र में एक जिम्मेवार सरकार का गठन होता है। अगर आपके पिताजी को वो सरकार मजबूर क्या होता है, अगर अच्छा नहीं है तो क्या होता है, आपका पिताजी अब की नेक्स्ट बार उस सरकार को वोट नहीं देगा। तो ये होता है दोस्तों लोकतंत्र का नीति सिद्धांत। चलिए अब नेक्स्ट 13 नंबर कहता है, क्या कहता है, तो 13 नंबर का प्रश्न है अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंदों के बीच बैंक किस तरह से मध्यस्थता लिखती है। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह से मध्यस्थता यानी कि बीच की भूमिका कौन निभाती है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं शानदार तरीकों में दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों उत्तर में क्या लिखना है, उत्तर में लिखिएगा अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपना अतिरिक्त धन को बैंक में जमा करवा देती है। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपना अतिरिक्त धन को, यानी कि दोस्तों जिसका पास लाखों करोड़ों रुपया है तो वो घर में रखेगा नहीं रखेगा, क्या करता है, बैंक में क्या करता है, जमा करता है, जहां उसे ब्याज भी मिलता है। ब्याज मिलने के साथ साथ जो धन है दोस्तों उसका क्या होता है, सुरक्षित रहता है, यानी कि ना चोरी का ना चोरी चमार कुछ नहीं, पूरा एकदम सुरक्षित रहता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका बैंक में जो रखा हुआ पैसा है उसे ब्याज भी मिलता है और बैंक उस जमा राशि को क्या करता है, ऋण देने के लिए यानी कि क्या लोन देने के लिए काम करती है। ठीक है, किसे, जो जरूरतमंद लोग हैं और उचित दर पर ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण मिल जाता है। और इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों को और जरूरतमंद लोगों के बीच क्या करता है, मध्यस्थता का भूमिका निभाता है, यानी कि बीच की भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 नंबर की ओर। चलिए, और अभी तक जो लाइक नहीं किया दोस्तों वो जरूरी काम है, वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब करना। ठीक है, कहता है प्रश्न 14 कि विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखे। WTO के 2 उद्देश्यों को लिखना है जो कि 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला क्या है, पहला में हम लोग देखें तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और व्यापार का क्या करना, वस्तुओं और उत्पादों का क्या कर, उत्पादन कर क्या करता, व्यापार। इसको अगर उत्पादन करा किसी चीज का तो उसको व्यापार तो होना जरूरी है। और दूसरा क्या, तो पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना, यानी पर्यावरण को पूरी तरह से यहाँ पर क्या करना है, संतुलित रखना और संरक्षण करना है ताकि वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और उसका सुरक्षा भी करना है। ये रहा दोस्तों 14 तक प्रश्न जो कि आपके सेक्शन बी के था, जो कि 15 को प्रश्न था, यहाँ पर 15 नंबर का आपका प्रश्न था। ठीक है, अब नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का फंडा क्या है, इसमें दोस्तों 15 से लेकर आपको 19 तक का प्रश्न पूछेगा। ठीक है, जिसमें तो जो आपका लास्ट वाला प्रश्न है ये एक मैप से संबंधित प्रश्न। ठीक है, मैप से संबंधित प्रश्न दोस्तों 5 नंबर का। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको 2 का प्रश्न का उत्तर नहीं देना बल्कि 3 का जवाब देना है, जिसमें दोस्तों आपका 15 नंबर आपका फिक्स होना है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं।
15 नंबर का प्रश्न है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर बहुत ही शानदार तरीका से लिखे हैं जो कि आपके दिमाग में डायरेक्ट घुसने वाला है। ठीक है, कहता है कि G77 विश्व के 77 को विकासशील देशों का एक ऐसा समूह था जो अपने अर्थव्यवस्था को तेजी से गति प्रदान करने के लिए क्या करता, संगठित हुआ है। और इनका उद्देश्य दोस्तों अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना है, जिन्हें उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिले और कच्चे माल का सही दाम मिल सके, तैयार मालों को विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए अच्छी पहुंच मिल सके। अब कहने का मतलब देखिए, G77 का मतलब क्या था? तो G77 का मतलब ही होता है दोस्तों कि विकासशील देशों का समूह। G77 को हम लोग विकासशील देशों का समूह कहते हैं, जो कि क्या करता है, अपनी अर्थव्यवस्था को गति तेजी से प्रदान करता है, और जिसके कारण क्या होता है, संसाधनों पर इसका नियंत्रण होता है और आर्थिक विकास में जो सहायता मिलता है दोस्तों, जिसके कारण कच्चे माल का सही दाम मिल सके, तैयार किए गए मालों का विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए अच्छी पहुंच हो सके। यानी कि माल जो है, अगर आप 4 रुपये उसमें खर्च किए हैं तो उसका जो है बाजार में रेट जो है उसको बेचने में 7 रुपये, यानी कि फायदा होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पर थोड़ा कि संयुक्त राष्ट्र में ये विकासशील देशों के हितों की बात रखने वाला एक बहुत बड़ा गुट है, और G77 ब्रिटेन को वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया को भी देखा गया है, और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट है, कहता है प्रश्न संख्या 16 नंबर, क्या कहता है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था के समझ विस्तार की चुनौतियां कहा है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था के समझ विस्तार की चुनौतियां क्या है आपको बताना। देखिए, लोकतंत्र शासन व्यवस्था के समझ विस्तार की अनेक चुनौतियां हैं, जैसे कि लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियों का अर्थ ही होता है कि सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाए रखना, और इसे उद्देश्य में विकेंद्रीकरण के सिद्धांत में अपना सिद्धांत का अपनाना। देखिए, लोकतंत्र दोस्तों अगर समझे तो लोकतंत्र क्या बोला, लोकतंत्र शासन व्यवस्था के समझ विस्तार की चुनौतियां। तो यह विस्तार की चुनौतियां इस प्रकार है कि लोकतंत्र में विस्तार की चुनौतियां का अर्थ ही होता है सत्ता में साझेदारी को विस्तृत और फैलावा देना। इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण को सिद्धांत को अपनाया जाता है, और इस प्रकार दोस्तों सरकार की सत्ता को कई क्या स्तरों पर बांट दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासनिक इकाई का सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव मिटाने की चुनौतियां है। इसके लिए भारत ने अनेक का प्रयास किया, पंचायती राज की स्थापना की गई है। किया है कि नहीं दोस्तों, किया है। और पंचायती राज में महिलाओं को कितना % का आरक्षण सीट मौजूद है, तो देखिए लिखा गया साझेदारी को विकसित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% का आरक्षण सीटें दिया गया, जो कि MCQ क्वेश्चन दोस्तों लगातार पूछे गए हैं ये आपका। ठीक है, 33%, और किस राज्य में, तो पंचायती राज में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्या कहता है, तो 17 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। मुद्रा की भूमिका की विवेचना करना है एक अर्थव्यवस्था में, क्या हो जाएगा, देखिए कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सही बात है। और मुद्रा की सहायता से हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। अगर मुद्रा नहीं होगा दोस्तों, आप किसी वस्तु को ना खरीद सकेंगे ना ही बेच सकेंगे। पहले वस्तु विनिमय होता है, वस्तु विनिमय दोस्तों काफी ज्यादा परेशानी का जो है झामना यहाँ पर झेलना पड़ता है। ठीक है, व्यापार में तो मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा व्यापारी के लिए सफलतापूर्वक की जाती है। अगर दोस्तों कोई व्यापार करता है तो उसके लिए मुद्रा का होना आवश्यक है, क्योंकि अगर वो माल को उत्पादन करता है तो बेचने के लिए क्या होता है, जो बेचता है तो पैसा देता है, और उत्पादन करने के लिए पैसा का खर्च होता है। देखिए, मुद्रा की सहायता से एक स्थान से दूसरे वस्तुओं को दूसरे स्थान तक खरीद कर क्या दूसरे स्थान पर बेचा सकता है। एक स्थान से आप वस्तु को खरीद कर दूसरे स्थान पर क्या बेच सकते हैं, ये तो आम बात है। और बजट निर्माण में भी है, बजट निर्माण में भी मुद्रा की अहम भूमिका होती है। कोई बजट कितना बड़ा है, मुद्रा के आधार पर क्या करते हैं, हम उसकी तुलना करते हैं। तो मुद्रा के आधार पर दोस्तों लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी वस्तु का कितना बजट है उसको हम लोग मुद्रा के आधार पर ही मापते हैं। और राष्ट्रीय आय की गणना में भी दोस्तों मुद्रा की विशेष भूमिका होती है, यानी कि कोई विकसित देश है या नहीं है उसको हम लोग मुद्रा की सहायता से ही जो है जान सकते हैं। देश की राष्ट्रीय आय गणना, ठीक है, मुद्रा में की जाती है, जो देश के निवासियों को जीवन स्तर को दर्शाता है। मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना क्या तो करना बहुत ही कठिन है। इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है। ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 218 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जितना भी दोस्तों ग्रुप में दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, कहता है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, कैसे आपको बताना है। ठीक है, देखिए भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, जिसके निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है, देखिए कि भारत एक उष्णकटिबंध
उष्णकटिबंध देश है। जी हाँ दोस्तों, भारत एक उष्णकटिबंध देश, यहाँ का जो जलवायु है ये गर्म जलवायु है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ अधिक गर्मी होती है, जिस कारण क्या अधिक गर्मी पाई जाती है। ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रही है। ग्रामीण और दूर दराज इलाका में क्या सौर ऊर्जा, अगर जहाँ की जलवायु अगर गर्म जलवायु हो तो वहां पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करेगा कि नहीं, तो करेगा सर, जरूर करेगा, ठीक है। और सौर ऊर्जा संयंत्र को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जाता है, जिससे प्रदूषण को कम करने में क्या करता है, सहायता मिलती है। और यह पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान क्या करता है, योगदान क्या महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, ठीक है। तो ये रहता है दोस्तों भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य इसलिए उज्जवल है, ठीक है। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बचा दोस्तों नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न, जो कि एक मैप से संबंधित प्रश्न दोस्तों, और मैं आपको पता है कि मैप का एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसको देख लीजिए दोस्तों, वहीं से आपका मैप का यानी कि 5 नंबर का प्रश्न जो है पक्का होना है, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलेंगे दोस्तों हम लोग इस तरह और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।